अंडर कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन हम डिस्कस कर लिया लास्ट क्लास में। अभी हम देखेंगे कि दोनों ही सिचुएशन क्या अंडर कैपिटलाइजेशन का बेटर सिचुएशन है या ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन बेटर है, या फिर अगर इन दोनों में कोई भी सिचुएशन बेटर नहीं है तो फिर बेटर सिचुएशन क्या है, कौन सा सिचुएशन हमारे लिए डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब हमें ओवर कैपिटलाइजेशन वाले सिचुएशन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन को प्रीफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। तो अगर याद होगा, अंडर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन हो, ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन हो, दोनों का ही कंपनी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, जो कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स के ऊपर हमने इफेक्ट देखा है और फिर कुछ कंसिक्वेंसेज देखा है, इफेक्ट कंसिक्वेंसेज, और फिर हमने रिमेडियल एक्शन की भी बात करी है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन जहां पे आपकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग थी, ठीक है, उसके मुकाबले जो आपका एक्चुअल अर्निंग है, ठीक है, तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को आपने कंपेयर किया मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, यानी इंडस्ट्री का जो एवरेज चल रहा है आप इंडस्ट्री के एवरेज से कैलकुलेट किए, तो आपकी एक्चुअल अर्निंग उसके मुकाबले क्या थी, जो रेट ऑफ रिटर्न थी वो कम आई, कम आई। या फिर आपका जो बिजनेस का रियल वैल्यू था वो बुक वैल्यू से कम था, ओवर कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। या फिर तीसरे केस में आपका जो शेयर का वैल्यू था, रियल वैल्यू ऑफ शेयर, वो भी कम था किससे, बुक वैल्यू ऑफ शेयर से। और इसके वजह से शेयर होल्डर्स को इरेगुलर पेमेंट हो रहा था डिविडेंड का, राइट, डिविडेंड का इरेगुलर पेमेंट हुआ, या फिर कम पेमेंट हुआ, या फिर नहीं पेमेंट हुआ। या फिर दूसरी तरफ अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी पे हाई प्राइस पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है, लोअर क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो तमाम तरीके के हमने प्रॉब्लम इन दोनों ही केसेज में देख चुके हैं। दोनों केसेज मतलब अंडर कैपिटलाइज ओवर कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ओवर कैपिटलाइजेशन में शेयर होल्डर के पॉइंट, बिजनेस के पॉइंट, बिजनेस की भी अर्निंग आपकी कंटिन्यूस बेसिस पे कम हो रही है। तो इस सिचुएशन से हमें तो ये पता चल गया कि ओवर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन की। तो अंडर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन में क्या होगा, आपकी जो एक्चुअल अर्निंग है वो करेंट रेट से ज्यादा है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आपका करेंट रेट से ज्यादा है, यानी आप जो अर्निंग कर रहे हैं या फिर जो आपका एस्टिमेशन था अर्निंग का, आप अपने एस्टिमेशन से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो यानी आपकी एफिशिएंसी को हम देख रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं, आप अपने फंड का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अंडर कैपिटलाइज हैं। अंडर कैपिटलाइज का मतलब आपने मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन रेट है उसके मुकाबले आपने ज्यादा बेनिफिट दिया, ज्यादा रिटर्न दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि कम कैपिटल में ही आप ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तभी तो आप अंडर कैपिटलाइज। इट मीन कि आप रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, यू आर एफिशिएंट। तो जब आप एफिशिएंट हैं तो एफिशिएंट के केस में हमने कंपनी के ऊपर भी प्रभाव देखा कि कंपनी किस तरह से ज्यादा अर्न कर रही है। तो कंपनी को अर्निंग होने की वजह से जो जितने भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम ज्यादा शेयर यानी रिटर्न दे पाएंगे। रिटर्न इन टर्म्स ऑफ हम शेयर का कैपिटल का एप्रिसिएशन के बेनिफिट में हम बेनिफिट दे सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे इनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जा सकता है, इवन हाई रेट से हम डिविडेंड को प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपटीशन इसके वजह से बढ़ेगा, मार्केट इंटेंसिफाई होगा, और भी लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो तमाम तरह के हमने इसके इफेक्ट देख लिए। तो ओवरऑल जब हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग तो हमें ज्यादा हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन वाला सिचुएशन ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंपैरिजन कर लेते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन वाला सिचुएशन आपका ओवर कैपिटलाइजेशन वाले सिचुएशन से बेटर तो है, लेकिन ये भी डिजायरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग रन में क्या होता है कि अंडर कैपिटलाइजेशन वाला सिचुएशन आपको लीड करता है फिर से किस तरफ में, ओवर कैपिटलाइजेशन की तरफ। अब ये कहोगे कि ये कैसे होगा, हम कह रहे हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है वो आपको ओवर कैपिटलाइजेशन की तरफ फिर लेके जाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इट मीन्स कि हमें फिर यही कोशिश करना है कि हम ना अंडर कैपिटलाइजेशन में रहें ना ओवर कैपिटलाइजेशन में रहें, हम कोशिश करें कि फेयर कैपिटलाइजेशन में रहें, यानी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो एस्टिमेशन है, उतना ही हम अर्निंग भी रहें। हालांकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन रियल लाइफ में उतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम
ज्यादा ओवर कैपिटलाइजेशन भी ना हो और ज्यादा हम अंडर कैपिटल, मतलब बैलेंस्ड वे में हम चलें। और ये बैलेंस वे में आप डेट और इक्विटी के कैपिटल को सही तरीके से मिक्स करके अपने मैनेजमेंट को एफिशिएंट बना के आप ये सिचुएशन को अचीव कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि वो अंडर कैपिटलाइजेशन आपका, अंडर कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन की तरफ लेके जाता है या फिर वो सिचुएशन क्रिएट होता है, तो वो सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है, क्यों होता है, तो इसके दो रीजन है। अगर आपने बात करी अंडर कैपिटलाइजेशन की वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन की तरफ आप जाएंगे लॉन्ग रन में, तो इसके दो सिचुएशन है। तो दो सिचुएशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग लिख लो, अंडर कैपिटलाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अंडर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन over a period of time, over a period of time leads to leads to leads to over capitalization। पहला रीजन इसका हम देख लेते हैं। पहला सिचुएशन क्या हो सकता है, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इसकी वजह से अफेक्ट होगा, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ अर्निंग। पहला वाला हम देखते हैं, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आपकी अर्निंग ज्यादा हो रही है तो आप जितने भी आपके खर्चे हैं उसको मेंटेन करते हुए आप डिविडेंड भी दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ पोर्शन प्रॉफिट का अपने पास रखेंगे। अब जब आप अपना प्रॉफिट के फॉर्म में जब कुछ पोर्शन रखेंगे, आपका रिजर्व और सरप्लस इंक्रीज होगा, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जो आपका बुक वैल्यू है, वो बुक वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है। तो जब बुक वैल्यू इंक्रीज होगा तो हमने बात क्या किया है कि ये ओवर कैपिटलाइजेशन की तरफ हम जाएंगे, अंडर कैपिटलाइजेशन। तो हमने ओवर कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया था, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस आपका कम होगा किससे, बुक वैल्यू से। तो क्या ये पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है। अगर प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा साल दर साल, तो आप हर साल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज ए रिजर्व एंड सरप्लस के फॉर्म में रखेंगे। तो जो आपके एसेट्स का वैल्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब एसेट्स का वैल्यू आपका इंक्रीज होगा, रिजर्व एंड सरप्लस आपका क्या होगा, ये आपके बुक वैल्यू को बढ़ा देंगे, ये आपके बिजनेस के बुक वैल्यू को बढ़ाएंगे। और जब बिजनेस का बुक वैल्यू बढ़ेगा तो जो आपका रियल वैल्यू है बिजनेस का, उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा हो जाएगा ना। तो क्या ये सिचुएशन की वजह से ये हो रहा है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ, आपने डिविडेंड और जितने भी खर्चे आपको पे करने थे वो भी किया। अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, अर्निंग ज्यादा है, तो आप इसका एक पोर्शन क्या करेंगे, सेव करके अपने पास रखेंगे। तो जब सेव करके रखेंगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये पाइल अप होगा और आपका जो बिजनेस का बुक वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। और वो बुक वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो आप उसको कंपेयर करिए अपने रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस से। तो जैसे रियल वैल्यू बिजनेस कंपेयर करेंगे तो इट मीन्स कि आपका क्या हो गया, रियल वैल्यू बिजनेस आपका कम हो गया एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू। तो ये हो गया आपका ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन नंबर 1। दूसरा लिख लो, इंटरेस्ट बर्डन। इंटरेस्ट बर्डन ऑन बोरोड फंड। चलो दूसरे केस में, अंडर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में आप मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं
बोरोड फंड पे अपने बिजनेस एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो जब आप बोरोड फंड पे डिपेंड होंगे तो साल दर साल क्या होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट उस पर जनरेट होगा। आपको अपने बोरोड फंड पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। और चूंकि हमने बोला कि आप बोरोड फंड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बोरोड फंड का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, यानी आपका जो इंटरेस्ट का बर्डन होगा, यानी उस पे जो आपको ब्याज पे करना है, वो ब्याज का अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो ब्याज है, अब ब्याज जब पेमेंट करेंगे वो आप अर्निंग से ही पेमेंट करेंगे। तो अर्निंग क्या होगी, ब्याज का जब हिस्सा ज्यादा हो जाएगा तो वो आपके अर्निंग से ही ब्याज को पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो उस केस में आपकी अर्निंग क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपका जो अर्निंग है वो अर्निंग कम हो जाएगी। तो उस अर्निंग कम होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, वो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, करेंट रेट से कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी अर्निंग कम हो गई ना। तो आपकी अर्निंग कम होने की वजह से आपका रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया करेंट रेट से, तो इसकी वजह से भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। पहले वाले पॉइंट में हमने जो डिस्कस किया था, एक हमने क्या डिस्कस किया कि रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस की तरफ से भी हम कंसीडर कर सकते हैं, वो किस तरह से हुआ वो हमने देख लिया। दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड की वजह से भी जितना ज्यादा आप फंड बोरो करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, आपका जो अर्निंग होगी वो अर्निंग को ही रिड्यूस करेगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपका अर्निंग कम होता जाएगा। तो अर्निंग कम होने की वजह से जो आप करेंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करेंगे अपने अर्निंग को एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को, तो आप देखेंगे कि आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, कम होगा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री एवरेज, या इंडस्ट्री या फिर फर्म का जो फर्म इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे आप कंपेयर करेंगे, कम पाएंगे फर्म का एवरेज, मतलब ROR, रेट ऑफ रिटर्न जो फर्म का होगा वो इंडस्ट्री के ROR से कम हो जाएगा। तो ये दूसरा रीजन है, ठीक है। तो सेकंड वाले पॉइंट को, इंटरेस्ट बर्डन ऑफ फर्म को ऑब्लिक करके अर्निंग भी लिख देना, ठीक है। अर्निंग, वॉल्यूम ऑफ अर्निंग्स, वॉल्यूम ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि इसका इफेक्ट आपका वॉल्यूम ऑफ अर्निंग पे आया है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेयर कैपिटलाइजेशन की बात। फेयर कैपिटलाइजेशन में हमारा सिचुएशन क्या हो जाएगा, फेयर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में हम बात करेंगे कि जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है या फिर अर्निंग है, वो करेंट रेट के बराबर हो जाएगा। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बुक वैल्यू बिजनेस के बराबर हो जाएगा। रियल वैल्यू पर शेयर आपका, रियल वैल्यू वैल्यू पर शेयर आपका बुक वैल्यू पर शेयर के बराबर हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपका डिजायरेबल या फिर आइडियल सिचुएशन होगा। और हम यही कोशिश करेंगे कि जो डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है और एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको अचीव करें, फेयर कैपिटलाइजेशन वाले सिचुएशन को। तो ये ओवरऑल कैपिटलाइजेशन का जितना भी डिस्कशन था हमने कवर कर लिया। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, टाइम मिलेगा तो फिर एक और न्यूमेरिकल कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 3 देखो। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें बताना है कि ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है कि नहीं है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन कैसे निकालेंगे, तो हम तीनों ही फॉर्मूला को यूज करेंगे। तीनों ही कंडीशन पे हम ये देखेंगे कि हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न करेंट रेट से कम है या फिर ज्यादा है, क्या सिचुएशन है। जो बुक वैल्यू है और रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट 2 लाख का दिया है, 2000 शेयर ऑफ 100 इसका वैल्यू दिया है, ठीक है। यानी शेयर कैपिटल में 2 लाख का अमाउंट आपका 2000 शेयर है, जिसका पर शेयर का प्राइस 100 रुपीज है।
रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट 70,000, करेंट लायबिलिटी आपका 30,000, सन्ड्री एसेट्स 3 लाख का, एवरेज प्रॉफिट आपका गिवन है 20,000 का, और सिमिलर कंपनी जो अर्न कर रही हैं इस तरह के बिजनेस में उनका रेट है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको करेंट रेट कंसीडर करेंगे। ये 10% है, 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और अब ये हमें बताना है कि ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमें एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकल जाए तो फिर हम एक्चुअल को कंपेयर कर लेंगे किससे, करेंट रेट से। पहले निकालो, पहले स्टेप में जितने भी कैलकुलेशन है हम वो कर लेते हैं। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट और आपने कितना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट 20,000 का दिया है ना। इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20,000, तो यही है आपका एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। 20,000 आप यहाँ निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स में से हम करेंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, और कई सारे बेसिस हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल अभी एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा सा हल्का सा मैं हिंट कर देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड आप एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दो अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली देखो कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, पहले ये समझ लो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो वो इन्वेस्टमेंट आपका खुद का सेविंग भी हो सकता है या फिर बोरोड फंड भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी आपका ऑन फंड हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, या फिर आपने अगर कहीं से लॉन्ग टर्म फंड भी बोरो किया है तो वो बोरोड फंड भी आपका कैपिटल इंप्लॉयड का हिस्सा होता है। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है, आप जैसे कोई एक एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, उसी तरह आप अपने पूंजी को काम पे लगाते हैं। तो कैपिटल इंप्लॉयड वही है जिससे आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो कितना फंड आपने अपने बिजनेस में लगाया वही आपका कैपिटल इंप्लॉयड है। तो समझिए कि कौन कौन से इसमें आइटम आएंगे, तो वही सारे आइटम डेट और इक्विटी के फॉर्म में, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में आप कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड करते हैं, इसमें जितने भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हैं, उसको ऐड करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, जो लोन का अमाउंट होता है, जो लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, आप इसको भी कंसीडर करते हैं इसमें। फिक्सिशियस एसेट को आप माइनस करते हैं, जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गए। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को भी इसमें से आप माइनस करते हैं, जो आपके आउटसाइड बिजनेस होते हैं। तो ये फाइल मैंने सेंड कर दिया, एक बार इसको देखना। दूसरा मेथड है एसेट साइड अप्रोच। तो एसेट साइड अप्रोच बहुत सिंपल है। क्या करना है, इसमें जितने भी आपके टोटल एसेट्स हैं उसमें वर्किंग कैपिटल को ऐड करना होता है, या फिर आप फिक्स्ड एसेट्स में करेंट एसेट को ऐड कर दीजिए और उसमें से करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। तो ये आपका एसेट साइड वाला अप्रोच यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन में टोटल एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू है, तो उसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी में सीएल लिख देता हूँ। तो टोटल एसेट का वैल्यू कितना दिया है, सन्ड्री एसेट गिवन है ना 3 लाख, और करेंट लायबिलिटी
30,000, ये हो गया 2,70,000। यहाँ पे हम रख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। कितना आ जाएगा? 7.4%। 7.4%। बाकी इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें बुक वैल्यू में भी आप टोटल एसेट्स में से आप लायबिलिटी को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे आउटसाइड डेट को माइनस किया गया है, तो आउटसाइड डेट कितना है? करेंट लायबिलिटी को ही यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस और कैपिटल अमाउंट सेम ही आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो गया आपका टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी 30,000, ये हो गया 2,70,000। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेते हैं। तो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने कैसे कैलकुलेट किया था? रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय करेंट रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेट करो इसको, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय करेंट रेट, एवरेज प्रॉफिट 20,000, करेंट रेट कितना है? 10%। करेंट रेट कौन सा है? ये आपका ये बताता है कि इस तरह का सिमिलर फर्म कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज इंडस्ट्री का एवरेज है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 लाख। बुक वैल्यू पर शेयर और रियल वैल्यू पर शेयर निकाल लेते हैं यहाँ पे। बुक वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बुक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है 2,70,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने कितना कैलकुलेट किया था? 2,000। तो एक शेयर का प्राइस आपका आ गया बुक वैल्यू के टर्म्स में 135। रियल वैल्यू पर शेयर, रियल वैल्यू पर शेयर, तो रियल वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट कर लेंगे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड कर देंगे। तो रियल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस 2 लाख, और 2,000। सारा कैलकुलेशन हमारा हो गया। अब ओवर कैपिटलाइजेशन है या नहीं है, उसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले वाले मेथड में हम क्या कंपेरिजन करते हैं?
पहले कंपैरिजन में आप एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग को करेंट रेट से कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कितना कैलकुलेट किया हमने? एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग 7.4%। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग हमने कैलकुलेट किया 7.4%। यहाँ पे ही मैं इसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। पहले वाले केस में एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग करेंट रेट, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कितना है? 7.4%। करेंट रेट कितना है? 10%। यानी पहले पॉइंट से हमें क्लियर हुआ कि ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है। दूसरा वाला कंपेयर कर लेते हैं। सेकंड में हम कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू बिजनेस को रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस से। तो कंपेयर करते हैं रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस लेस देन बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। रियल वैल्यू 2 लाख और बुक वैल्यू ये 2,70,000। थर्ड में निकालो रियल वैल्यू ऑफ शेयर बुक वैल्यू ऑफ शेयर। ये हो गया 100 और ये हो गया 135। यानी तीनों केसेस से हमने ये कैलकुलेट करके देख लिया कि ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है। आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो करेंट रेट से कम है। जो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस से कम है। तीसरे में जो रियल वैल्यू ऑफ शेयर है वो कम है आपका बुक वैल्यू ऑफ शेयर से। तो ये कंडीशन हमारे ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में होते हैं। अब एक अंडर कैपिटलाइजेशन वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सेम ही चीज है, यही पैटर्न पे अंडर कैपिटलाइजेशन का भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करना, बस ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो एक्चुअल रिटर्न है या फिर रियल वैल्यू है या फिर रियल वैल्यू ऑफ शेयर है बिजनेस है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू हमारा राइट हैंड साइड। चलो तुम्हें फिर न्यूमेरिकल रहने देता हूँ, इसको ट्राई करना। तो ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है। तो शुरू में मैंने अभी डिस्कशन किया था कि ओवर कैपिटलाइजेशन वर्सेस अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, कौन सा सिचुएशन हमारे लिए डिजायरेबल है। तो उसको अब वीडियो के फॉर्मेट में है। अब ये रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, जो शुरू में अभी 10 मिनट 15 मिनट जो मिस हुआ है उसको देख लेना, और नहीं समझ में आए तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे।